बीजेपी लगातार अपने प्रत्याशियों के नाम जारी कर रही है, मगर बिहार में बातचीत तय नहीं हो पा रही। बिहार के पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश में 51 उम्मीदवार तय करते हैं भारतीय जनता पार्टी ने, मगर बिहार के लोग इंतजार कर रहे हैं कि आखिर पहले सीट फॉर्मूला तो तय हो जाए। तो आखिर क्या कारण है कि बिहार में सीट फॉर्मूला नहीं निकल पा रहा है, बातचीत सीट शेयरिंग को लेकर एनडीए के बीच नहीं तय हो पा रही है, इसको समझेंगे। साथ ही समझेंगे कि बीजेपी आखिर ऑफर क्या कर रही है चिराग पासवान को, जीतन राम मांझी को, वीआईपी पार्टी को, उपेंद्र कुशवाहा को, और वो क्या डिमांड कर रहे हैं। इसके अलावा जानेंगे कि क्या तेजस्वी यादव से कुछ बातचीत चल रही है चिराग पासवान की पर्दे के पीछे, और ये भी समझेंगे क्या नीतीश कुमार और बीजेपी के बीच ये डील फाइनल हो गई है कि बिहार में विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव एक साथ होंगे। इन सभी सवालों का जवाब लेकर मैं सौरभ हाजिर हूं। आप देख रहे हैं TV9 बिहार झारखंड, और मेरे साथ इन सवालों का जवाब देने के लिए होंगे हमारे वरिष्ठ साथी पंकज जी। पंकज जी, बहुत स्वागत है आपका। बिहार फिर से चर्चा के केंद्र में है, और यहाँ जिस तरीके से हम लगातार लेट लतीफ़ी देखते आ रहे थे, चाहे गठबंधनों को लेकर हो, चाहे अब सीट शेयरिंग का मसला हो, सीट शेयरिंग क्यों नहीं हो पा रही है एनडीए के बीच? देखिए, एनडीए के बीच सीट शेयरिंग इसलिए नहीं हो पा रही है सौरभ, क्योंकि जो तमाम घटक दल हैं वो अपनी मांग पर अड़े हुए हैं, और उसमें अगर प्रमुख घटक दल है तो वो चिराग पासवान का एलजेपी रामविलास है। चिराग पासवान हर हाल में चाहते हैं कि उनको 5 सीटें आवंटित की जाए, लेकिन बीजेपी इसके लिए तैयार नहीं है। बीजेपी की मुश्किलें ये है कि बीजेपी चाहती है कि 17 पर वो खुद लड़े, 16 सीट पर जेडीयू लड़े, और बाकी 7 सीटें जो है तमाम घटक दलों को बांट दिया जाए। लेकिन चिराग पासवान इस बात को लेकर के नाराज हैं कि जब जेडीयू नहीं आई थी एनडीए फोल्ड में, उससे पहले चिराग पासवान को कहा गया था कि आपको 5 लोकसभा सीटें दी जाएंगी। तो चिराग पासवान को लग रहा है कि जेडीयू के आने के बाद उनके साथ जो वादा किया गया था वो वादा खिलाफी क्यों हो रही है, उस बात पर ये लोग अडिग क्यों नहीं है, और वो 5 सीट से कम पर मानने को तैयार नहीं। ऐसे में सवाल उठता है कि कुछ इस तरह की बात हो रही है कि 4 भी दे दिया जाए तो शायद वो मान जाएंगे। लेकिन हमने अभी एलजेपी के सूत्रों से बात की, एलजेपी के सूत्रों का साफ कहना है कि 5 तो हमें चाहिए, 5 सीट पर हम लड़ना चाहते हैं, और उसमें हाजीपुर पर भी लड़ना चाहते हैं। हाजीपुर भी छोड़ना नहीं चाहते, क्योंकि हाजीपुर उनके पिता की विरासत है जिसको चिराग पासवान खुद संभालना चाहते हैं। ऐसे में बड़ा सवाल उठता है कि चिराग पासवान को मनाया कैसे जाए, और चिराग पासवान अब तमाम तरह की बातें जो है वो खुद अमित शाह और प्रधानमंत्री मोदी से ही करना चाहते हैं, इसलिए मामला फंसता हुआ नजर आ रहा है। देखिए, अभी जो आज का जो डेवलपमेंट है उसमें जेडीयू के जो प्रमुख प्रवक्ता हैं, मुख्य प्रवक्ता हैं केसी त्यागी, उन्होंने यह बयान दे दिया है कि जो जेडीयू और बीजेपी की जीती हुई सीटें हैं वो जेडीयू और बीजेपी की अमानत है। ऐसे में सवाल उठता है कि 17 पे बीजेपी, 16 पे जेडीयू, तो 33, तो बचता तो सिर्फ 7 सीटें हैं। 7 सीटों में आपको चिराग पासवान की भी पार्टी को अकोमोडेट करना है, आपको पारस गुट को भी अकोमोडेट करना है, आपको उपेंद्र कुशवाहा की भी पार्टी को अकोमोडेट करना है, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा को भी अकोमोडेट करना है, और साथ ही साथ वीआईपी पार्टी जो मुकेश सहनी की पार्टी है उनको भी अकोमोडेट करना है, क्योंकि यह तय माना जा रहा है कि मुकेश सहनी भी अब एनडीए में आ जाएंगे। ऐसे में बड़ा सवाल उठता है कि जब इस तरह की पेचीदगियां हो तो उसको कैसे सुलझाया जाए, यह बीजेपी के लिए बड़ा चैलेंज है। पर बीजेपी में भी मंथन का दौर जारी है, बीजेपी में भी मंत्रणाओं का दौर जारी है। बीजेपी भी ये अब मान रही है कि चूंकि जेडीयू एनडीए के फोल्ड में आ चुकी है तो जेडीयू बीजेपी की सबसे इंपॉर्टेंट एलाई है। ऐसे में जेडीयू को बीजेपी तुरंत नाराज करना नहीं चाहेगी। अब बड़ा सवाल यह उठता है कि जेडीयू को भी बीजेपी 10 से 12 सीटें ऑफर करना चाह रही थी, लेकिन जेडीयू किसी भी हालत में 10 से 12 सीटों पे मानने को तैयार नहीं है। जेडीयू इनफैक्ट 10 से 12 सीट ही नहीं, इसके साथ साथ साइमल्टेनियस इलेक्शन का भी दबाव बढ़ा रही। तो अब सवाल उठता है कि इसको लेकर के तो बीजेपी तैयार नहीं है, तो बीजेपी को एक ना एक बात तो माननी ही पड़ेगी। और खबर यह है कि चूंकि मुख्यमंत्री विदेश का दौरा करने वाले हैं, वो लंदन जाने वाले हैं, स्कॉटलैंड जाएंगे, ऐसे में सवाल उठता है कि उस दौरे से पहले लोकसभा सीटों को वो फाइनल कर लेना चाहते हैं, और इसीलिए
आप देखेंगे कि कल महत्वपूर्ण मीटिंग होनी है और कल बहुत कुछ फैसला हो जाएगा। लेकिन कल के फैसले से पहले जिस तरीके से चिराग पासवान की नाराजगी बाहर आ रही है, एलजेपी रामविलास गुट की नाराजगी बाहर आ रही है, और दूसरी तरफ आरजेडी बाहें फैलाए हुए बैठी हुई है। आरजेडी कह रही है कि चिराग आए हमारे साथ, उनका हम स्वागत करते हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि चिराग पासवान करेंगे क्या, क्योंकि हमें एलजेपी रामविलास गुट के सूत्रों से यह पुख्ता तौर पर पता है कि चिराग पासवान आरजेडी के साथ भी बातचीत कर रहे हैं। पर बड़ा सवाल यह है कि बातचीत कर रहे हैं तो क्या पाला बदलेंगे, क्या करेंगे, कम से कम कितनी सीटों पर वो मान जाएंगे, क्योंकि पेचीदगियां यहीं पर फंस रही है। बिल्कुल, चिराग पर पंकज जी बाद में बात करेंगे। पहले मुझे ये बताइए कि आपने इतनी सारी पार्टियों के नाम गिनाए, बीजेपी, और आपने ये भी बताया कि चिराग पासवान 5 सीटें चाहते हैं और हाजीपुर भी चाहते हैं, तो सभी जो पार्टियां हैं उनको बीजेपी क्या ऑफर कर रही है, ये बताइए। देखिए, बीजेपी इस तरीके से अभी सोच रही है कि बीजेपी 17 सीट पे खुद चुनाव लड़ेगी और 16 सीट वो जेडीयू को देना पड़ेगा, क्योंकि जेडीयू के जीते हुए सांसद 16 है। वैसे पहले बीजेपी की तरफ से मुझसे कहा गया था और बड़े नेताओं ने बताया था कि हम 10 सीट उनको ऑफर करेंगे, नहीं मानेंगे तो हम 12 देंगे। लेकिन अब जो बातें खुल करके आ रही हैं, जेडीयू 16 से कम पे बात करने को ही तैयार नहीं। जेडीयू सिर्फ इसी पे तैयार नहीं है, जेडीयू चुनाव भी चाहती है। जेडीयू के जो मंत्री हैं वो खुद कंफ्यूज्ड हैं, वो कह रहे हैं पता नहीं कब चुनाव हो जाए। अब सवाल उठता है, बीजेपी तो नहीं चाहती है, क्योंकि बीजेपी चुनाव चाहती तो अपने कुनबे में आरजेडी के एमएलए को क्यों जोड़ रही है। बिल्कुल। और बीजेपी की और भी तैयारी है, 10 एमएलए कांग्रेस के टूटने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। एक अभी टूटे हैं, एक कल परसों टूट गए हैं, और आप ये लगा लीजिए 4 आरजेडी के एमएलए टूटे हैं। ऐसे में बीजेपी चुनाव तो नहीं चाहती। तो एक मांग वो भी नहीं मानिएगा, और दूसरी मांग अगर आप इधर लोकसभा सीटें भी कम कर दीजिएगा तब तो दिक्कत हो जाएगी, तब जेडीयू फिर आपके साथ रहेगी। बड़ा सवाल ये है, और जेडीयू की महत्ता लोकसभा में क्या है, कम से कम बीजेपी के शीर्ष नेता तो इस बात को समझते हैं। इसलिए मुझे साफ दिखाई पड़ रहा है कि 16 सीटें जेडीयू लेगी ही लेगी। अब 17 सीटें बीजेपी लेगी, तो 17, 16, 33 हो जाता है। 33 के बाद बीजेपी ऑफर कर रही है चिराग गुट को 3 सीट, तो 33 3 36 हो जा रहा है। एक ऑफर कर रही है पारस गुट को, पारस पशुपतिनाथ पारस उस पे लड़े, तो ये 37 हो जा रहा है। एक ऑफर कर रही है उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को, वो 38 हो जा रहा है। एक ऑफर कर रही है जीतन राम मांझी की पार्टी को, तो टोटल नंबर ऑफ सीट्स 39 हो जा रहा है। और एक रख रही है वीआईपी पार्टी मुकेश साहनी के लिए, तो 40 हो जा रहा है। अब आप कहेंगे कि क्या उपेंद्र कुशवाहा 1 पर मान जाएंगे, क्या पशुपतिनाथ पारस 1 पे मान जाएंगे। दरअसल इसके लिए बीजेपी ने एक नया तरीका निकाला, फॉर्मूला निकाला। वो फॉर्मूला ये निकाला है कि बीजेपी उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को देगी 2 सीटें, एक अपनी सिंबल पे लड़ ले उपेंद्र कुशवाहा, और एक बीजेपी अपने सिंबल पे लड़ाएगी। तो उपेंद्र कुशवाहा को तो काराकाट से लड़ा देगी, पर उनके जो एक और उम्मीदवार होंगे उनको कहां से लड़ा जाए, इस पे चर्चा चल रही है। तो 3 सीटों की बात चल रही है जो चर्चा में, एक झंझारपुर है, एक शिवहर है और एक मोतीहारी है। अब ऐसे में सवाल उठता है कि इन 3 सीटों पर झंझारपुर जेडीयू देने को तैयार नहीं हो सकती है, वो झंझारपुर की सीटें हैं। ऐसे में शिवहर और मोतीहारी 2 सीटें ऐसी बचती हैं जिसको कि दिया जा सकता है। अब सवाल उठता है कि इन दोनों में कौन सी बीजेपी देगी, ये तो देखने वाली बात होगी। तो ये तो मैंने आपको बताया उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी के लिए। अब आप आ जाइए पारस गुट का। पारस गुट के पास 5 सांसद हैं। अब 5 सांसद हैं, पर बीजेपी 1 सीट तो पारस गुट को कह रही है कि आप अपने सिंबल पे लड़ लीजिए, और 2 सीटें जो है हम आपको अपने सिंबल पे लड़ा लेंगे। अच्छा, तो मतलब 17 में 3 सीटें उपेंद्र कुशवाहा और पारस गुट को दे दिया जाएगा। तो अपने सिर्फ 14 उम्मीदवारों को बीजेपी चुनाव में
उतारेगी। जी। अब बीजेपी का कहना है कि अरे भाई कितना आप हमसे सेक्रीफाइस बलिदान चाहते हैं, हम पहले 22 पे लड़ रहे थे, 22 से 17 पे आ गए, 17 से अब हम 14 पे आने को तैयार हैं, और फिर भी आप हमें अगर कहेंगे कि नहीं इससे भी कम लड़िए तो बात कैसे बनेगी। जेडीयू 16 से कम पे मानने को तैयार नहीं है। लेकिन जहां तक सवाल है कि चिराग पासवान सबसे बड़ा सवाल ही यही है। 3 सीट का नाम सुनकर के ही बिफर उठे, वो नाराज हो उठे। और मैं आपको बता दूं उनकी बातचीत आरजेडी से चल रही आरजेडी, जी हां, आरजेडी बाहें फैलाए हुए खड़ी। आज मेरी आरजेडी के एक बड़े नेता से बात हो रही थी जो तेजस्वी यादव के इर्द गिर्द रहते हैं, आप कह लीजिए यंग डायनेमिक लीडर हैं। उन्होंने यहां तक कहा कि हम 10 मार्च के बाद से यह सारी प्रक्रिया शुरू करेंगे, हम इंतजार करेंगे कि चिराग क्या करते हैं, क्योंकि बीजेपी का फैसला मुख्यमंत्री विदेश जाएंगे, विदेश दौरे से पहले हो जाएगा कि कौन कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगा। ऐसे में सवाल उठता है कि हम उनका इंतजार करेंगे और वो हमारी तरफ आएंगे तो हम उनको 5-6 सीटें जरूर देंगे। इसलिए चिराग पासवान का इंतजार हो रहा है। लेकिन चिराग इस बात से बिफरे बैठे हैं कि जेडीयू जब एनडीए के फोल्ड में नहीं आई थी तो चिराग पासवान को पक्का भरोसा दिया गया था कि आपको 5 लोकसभा की सीटें दी जाएंगी। अब चिराग को लग रहा है कि 3 सीटें हमें दी जा रही है, ये हमारे साथ गलत क्यों हो रहा है, पहले भी गलत हुआ, अभी भी गलत हो रहा है। वो अपने आप को प्रधानमंत्री मोदी का अनुमान कहते हैं और उनके साथ ऐसा हो रहा है, इसलिए चिराग को लेकर के संशय की स्थिति है और चिराग की पार्टी में एक तरह से नाराजगी भी है। लेकिन बीजेपी का कहना है कि भाई हम इससे ज्यादा बढ़ नहीं सकते। अब बड़ा सवाल यह उठता है कि बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व क्या इसमें कूदता है, बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व क्या इसका समाधान निकालता है, यह सवाल यह भी है। क्योंकि मामला कहा जा रहा है कि 4 सीटों पे बात बन जाएगी, ऐसा बीजेपी के भी कुछ नेताओं को लग रहा है। लेकिन क्या अगर 4 सीट पे बात बन जाएगी तो 4 सीटें कौन सी दी जाएंगी, ये महत्वपूर्ण है। इसलिए चिराग को लेकर के यहां पर मामला फंसता हुआ दिखाई पड़ रहा है। अब सवाल यह है कि ये जो पूरा इक्वेशन है उसको आप देखेंगे तो 2019 की तुलना में और अब में क्या फर्क है। एक बड़ा फर्क है। बड़ा फर्क यह है कि 2019 में मुख्यतर 3 पार्टियां थी एनडीए में। वो कौन कौन सी थी? तो वो जेडीयू थी, वो बीजेपी थी, वो एलजेपी थी। 17 जेडीयू बीजेपी ने बांट लिया था, 6 एलजेपी को बांट दिया था। लेकिन अब एनडीए में कई पार्टियां हैं। अब एनडीए में जेडीयू बीजेपी तो है ही, एलजेपी का भी 2 खेमा है, तो 4 पार्टी ये हो गया। हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा 5, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी 6, उसके बाद आप वीआईपी ले लीजिए जिसका इंतजार किया जा रहा है 7 लोगों में 40 सीटों का बंटवारा होना है। इसीलिए ये पेंच फंस रहा है। और चिराग पासवान को लगता होगा भाई कि अगर आपके गठबंधन के सहयोगी बढ़ गए तो नुकसान हम क्यों सहें। नहीं, ये मैं वही तो कह रहा हूं कि चिराग पासवान को यह लग रहा है। चिराग पासवान लंबे समय से बिहार में मेहनत कर रहे हैं और मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि आज के टाइम में अगर आप बिहार के नेताओं को देखेंगे तो तेजस्वी यादव के बाद अगर कोई क्राउड पुलर के तौर पे नजर आता है, बिहार के नेताओं की बात मैं कर रहा हूं, जिनकी सभा में बहुत ज्यादा भीड़ देखी जाती है, तो वो चिराग पासवान है। इसलिए चिराग पासवान का इंपॉर्टेंस कम नहीं है। पर सवाल यह उठता है कि हनुमान क्या राम का साथ छोड़ेंगे। बड़ी विकट स्थिति आ रही बिल्कुल कि जो अपने आप को पीएम मोदी का हनुमान कह रहे हैं तो क्या वो राम का साथ छोड़ देंगे, यह सवाल है। क्योंकि मैं एक बड़ा इंटरेस्टिंग बात आपको बताऊं कि आरजेडी के नेता से मेरी बात हो रही थी जो कि तेजस्वी यादव के सलाहकार के तौर पे जाने जाते हैं, उनके क्लोज क्वार्टरी में आते हैं। वो कह रहे थे कि देखिए चिराग को हम लोग लाने के लिए एकदम बाहें फैलाए हुए बैठे हैं, वो हमारी एक तरीके से बड़ी जीत होगी। लेकिन सवाल यह उठता है कि हमें भरोसा अंदर से कम है कि चिराग हमारे तरफ आएंगे, ये उनका कहना था। लेकिन मैं ये मानता हूं कि अगर चिराग उधर चले जाते हैं तो आप जातिगत आधार पर भी चीजों का आकलन करेंगे तो आप पाएंगे कि उनका जो कोर वोट बैंक है, पासवान समाज फाइटर है, वो सड़कों पे उतरता है, वो अपने जिस पार्टी के साथ रहता है उसके लिए वो बूथ पे लड़ता है, भिड़ता है और बूथ पर कन्वर्जन जो वोट का कराने की क्षमता है उनमें बहुत ज्यादा है। अब सोचिए पासवान समाज और यादव
इन दोनों का कॉम्बिनेशन अगर सड़कों पे नजर आएगा तो ये एनडीए को एक बड़ा डेंट पहुंचाएगा, क्योंकि वोट बैंक होना अलग बात होती है और उसको कन्वर्ट करने की क्षमता किन जातियों में है वो भी बड़ी महत्वपूर्ण है। इसलिए ये एक छोटा नुकसान नहीं होगा। लेकिन मैं जब बीजेपी से बात कर रहा हूं तो बीजेपी जो है आंकड़ों का भी हवाला देती है। बीजेपी कहती है कि आप याद करिए 2019 में हमें कितना परसेंट वोट मिला था, 53% वोट। चिराग का हम 4-5% वोट हटा देते हैं तो हमारा कितना बचता, 48 से 49% वोट। लेकिन 48 से 49% वोट हमारे पास तो बचता है, और साथ ही साथ हमारे साथ अब उपेंद्र कुशवाहा भी आए हैं, हमारे साथ जीतन राम मांझी भी आए हैं, हमारे पास वीआईपी पार्टी भी आने वाली है। अगर ये लोग आते हैं तो 1-2% वोट तो जुटेगा, तो हम फिर तो 50 पे पहुंच ही जाएंगे, जो कि कन्विंसिंगली हमारी जीत की गारंटी देता है। अगर चिराग हमारी बात नहीं मानेंगे तो चिराग अपना नुकसान खुद करेंगे। यह बीजेपी का एक खेमा कह रहा है, जबकि बीजेपी के कई लीडर चिराग को बहुत महत्वपूर्ण मानते हैं। पर सवाल यह है कि फैसला तो केंद्रीय नेतृत्व करेगा। चिराग को मनाने, समझाने, पटाने और किस शर्त पर चिराग मानेंगे ये फैसला तो केंद्रीय नेतृत्व करेगा। मैं आपको यह बताना चाहूंगा, क्योंकि अभी सौरभ हम प्रोग्राम जब शुरू कर रहे थे उससे पहले ही चिराग पासवान की पार्टी के एक बड़े नेता ने मुझे फोन किया और मैं उनसे पूछा कि क्या आप लोग हाजीपुर के लिए मान गए? तो उनका कहना था बिल्कुल नहीं माने। कौन कह रहा है हाजीपुर के लिए मान गए? हमने पूछा आप क्या 4 सीट पे मान जाइएगा, 3 पे मान जाइएगा? उनका कहना अरे नहीं भाई 5 सीट हमको चाहिए, 5 सीट पर हम वो करेंगे। आप बहुत बड़े नेता कहेंगे तो 5 से हम 3 पे थोड़ी आ जाएंगे, तो 5 से 3 पे नहीं आएंगे तो 4 पे आ सकते हैं। पर 4 सीट भी बीजेपी ऑफर नहीं कर रही है, इसलिए चिराग के कैंप में नाराजगी है। और उस नाराजगी की वजह से बिहार के एनडीए में सीटों का बंटवारा जो है वो खेल सुलझने की बजाय उलझता जा रहा है। ऐसे में बड़ा सवाल है कि 2 बड़े नेता जो केंद्र में बैठते हैं वो कैसे फैसला लेते हैं और इस उलझे हुए मसले को कैसे सुलझाते हैं, ये देखना दिलचस्प हो। बिल्कुल, आपने शुरुआत में एक बात बोली कि 2 ही नेता हैं जो क्राउड पुल करने की क्षमता रखते हैं, एक तो हैं चिराग पासवान और दूसरे हैं तेजस्वी यादव। और आपने कहा कि कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उसमें इशारा किया कि हाँ वो एकदम बाहें खोले बैठे हैं कि चिराग आ जाएं, उनका स्वागत है। और आपने अभी लास्ट जो बातचीत की उसमें ये भी समझाया कि किस तरीके से चिराग पासवान अगर जाते हैं विपक्ष के साथ, यानी कि यूपीए यानी इंडिया गठबंधन के साथ जाते हैं, तो किस तरीके से एनडीए को नुकसान हो सकता है। मेरा सवाल ये, क्या कुछ बातचीत शुरू हुई है? क्या तेजस्वी और चिराग पासवान के बीच आपस में डायरेक्ट कुछ बातचीत है कि अभी सिर्फ हवा में है? नहीं, बातचीत तो शुरू है, बैक चैनल से बातचीत शुरू है। इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता, और ये हमें पुख्ता तौर पर जानकारी है। बातचीत शुरू है। सवाल ये उठता है कि हर हाल में लालू प्रसाद जो पिछली बार उनको 34% वोट आया उसमें इजाफा चाहते हैं, और चिराग पासवान की स्थिति पिछले साल वाली नहीं है। चिराग पासवान की भी स्थिति में बढ़ोतरी हुई है। तो अब सवाल उठता है कि चिराग पासवान अपने वोटों में कितना % का इजाफा कर पाते हैं, ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन आप अगर वर्तमान स्थिति में आप देखेंगे तो आप ये पाएंगे कि 34% आरजेडी का वोट, और आप 4% लगा लीजिए सीपीआई एमएल लेफ्ट का वोट 38%, और चिराग पासवान चले भी जाते हैं 4 से 6% भी होता है तो 44% होता है। एनडीए अभी भी 48 से 50% वोट पे बैठा हुआ है। चिराग पासवान को आप हटा देते हैं तो भी ऐसा बीजेपी का एक सेक्शन मान रहा है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बीजेपी चिराग पासवान को हटाना चाह रही है, बिल्कुल नहीं हटाना चाह रही। बीजेपी में 2-3 बड़े नेता क्या करेंगे सब कुछ उस पर निर्भर करेगा, और चिराग पासवान की लॉयलिटी को लेकर के बीजेपी के टॉप लीडरशिप में कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है, इसलिए वो कभी नहीं चाहेंगे कि चिराग पासवान चले जाए। ऐसे में सवाल उठता है कि ये बीजेपी के टॉप लीडरशिप की परीक्षा है कि कैसे चिराग पासवान को वो साधे रखते हैं,
और साथ ही साथ जेडीयू को भी साधे रखते हैं। जेडीयू को साधे रखते हैं कि जेडीयू उस पर को भी सवाल साधना और चिराग पासवान को भी साधना, क्योंकि दो बहुत महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट एलाई हैं जिनको साधे रखना बहुत जरूरी। जी, तो इसी भी जो आपने कहा कि जेडीयू को साधे रखना भी आसान काम नहीं होगा और नीतीश कुमार वैसे भी विदेश यात्रा पे जा रहे हैं, तो ऐसे में जो काफ़ी दिन से चर्चा चल रही है, आप शुरुआत से ही बता रहे हैं, जब लालू यादव के साथ थे नीतीश कुमार तब से ही उनकी डिमांड है कि विधानसभा चुनाव साथ हो जाएं, और हाल फिलहाल हमने सोशल मीडिया पे काफ़ी चर्चा भी देखी कि चुनाव साथ हो सकते हैं। तो इस पर कुछ क्या अंतिम फाइनल हुआ, कुछ डील फाइनल हुई इनके जाने से पहले कि चुनाव साथ में होने हैं या नहीं होने? देखिए, ये बात सच है कि जेडीयू के अंदर ही इस बात को लेकर के बहुत कशमकश है, बहुत कंफ्यूजन है। मैं आपको बता दूं, कल मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन कल मेरी बात एक मंत्री से हो, कभी कभी नाम ले लिया करिए। नहीं, मंत्री से हो रही थी। देखिए, नाम लेना तो कुछ इशारों में बता दिया करिए बात कि लोग गेस कर लें। मैंने उनसे पूछा कि सर क्या चल रहा है, तो उनका जवाब था कि अरे क्या चलेगा पंकज जी, हम लोग हर चीज के लिए तैयार हैं। हमने पूछा क्या मतलब, हर चीज के लिए, लोकसभा चुनाव के लिए तैयार हैं? तो अरे लोकसभा चुनाव तो समय पर होना ही होना है, कौन जानता है विधानसभा चुनाव कब हो जाए। अब आप ये बताइए कि ये जेडीयू के मंत्री कह रहे हैं जी। अब आप ये समझिए कि अगर इस तरह की बात होती हो तो निश्चित तौर पर यह बात तो है। और अगर मैं आरजेडी कैंप की बात करूं तो आरजेडी ये मान चुकी है कि जो वर्तमान मौजूदा स्थिति है, अभी चिराग पासवान तो आरजेडी कैंप में गए नहीं है। ये जो आप आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव का जन विश्वास यात्रा देख रहे हैं, वो जन विश्वास यात्रा लोकसभा चुनाव के लिए कम और विधानसभा चुनाव के लिए ज्यादा है। आरजेडी कैंप लोकसभा चुनाव में अपनी हार मान चुका है। वो ये समझ रहा है कि अगर हम 8 से 10 सीट भी ले आते हैं तो हमारी बहुत बड़ी जीत हो, ये जान लीजिए। पर वो तेजस्वी यादव को ये लग रहा है कि मुख्यमंत्री के तौर पे अब बिहार की जनता उनको देखना चाहती है। तो आरजेडी तैयारी अब विधानसभा चुनाव का कर रही है, क्योंकि आरजेडी कैंप में ये बात बहुत अंदर तक घर कर चुकी है कि विधानसभा चुनाव कभी भी हो सकता है जी। अब ऐसे में सवाल उठता है कि जो कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार विधानसभा चुनाव जल्द से जल्द कराने पे अड़े हुए हैं, क्या वो अड़े रहेंगे? क्या वो बीजेपी की बात नहीं मानेंगे? लेकिन अगर मैं बीजेपी की बात करूं तो बीजेपी विधानसभा चुनाव नहीं कराना चाहती। अच्छा। अगर बीजेपी विधानसभा चुनाव कराना चाहती तो आप ये देखिए, 78 विधायक तो बीजेपी के पास है, 4 आरजेडी के विधायक को बीजेपी ने जोड़ा है, तो 78 4 82 हो गए। 2 कांग्रेस के विधायक को जोड़ लिया और एक नीतू सिंह आवाज दे रही हैं, तो 85 विधायक तो बीजेपी के पाले में आ चुके हैं जी। और मेरी खबर पुख्ता है, मैं पुख्ता कह रहा हूं कि 10 और कांग्रेस के विधायक टूटने के लिए बैठे हुए हैं, तैयार हैं एकदम। बस उनको बुलावा आए, वो सारा गठरी पोटरी बांध के बैठे हुए कि बुलावा आए और हम कमल का सिंबल एक्सेप्ट करें। अब ऐसे में सवाल उठता है कि आप उधर 85 देखिए और 10 95 देखिए, तो 100 के आसपास तो बीजेपी पहुंच जा रही जी। ऐसे में सवाल उठता है कि 100 के आसपास और बीजेपी इतनी मशक्कत क्यों कर रही है? अगर इतने विधायकों को अपने साथ जोड़ेगी तो उनको टिकट देने का भी तो वादा करेगी, तभी तो वो अपने साथ जोड़ेगी। और अगर भंग ही करना होगा तो फिर ये जोड़ने का पर्पस क्या है? बिल्कुल। इसलिए बीजेपी तैयार नहीं है, बीजेपी इस बात को लेकर के तैयार नहीं है, ये वहां की लोकल इकाई कह रही है। पर बड़ा सवाल ये उठता है कि बिहार के मसले पे लोकल इकाई चाहती कुछ और है और केंद्रीय नेतृत्व कुछ और फैसला कर देता है। लोकल इकाई को तो मानना पड़ता है। ये सर्वविदित है कि नीतीश कुमार को लेकर के लोकल इकाई तैयार नहीं था। मैं ये जानता हूं कि दोनों उप मुख्यमंत्री का स्टेटमेंट था कि नीतीश कुमार को अपने साथ जोड़ने से बीजेपी को क्या फायदा होगा, ये मैं जानता हूं। लेकिन जब उनको बताया गया कि नहीं फायदा होगा, इंटरनल सर्वेस का हवाला दिया गया और कहा गया कि आप तैयारी करिए उनके साथ सरकार बनानी। और फिर जब केंद्रीय नेतृत्व का फरमान आया, और आप जानते हैं कि जो पार्टी इतनी मजबूत हो, जिसका केंद्रीय नेतृत्व इतना मजबूत हो, उसके फरमान को टालने की हिमाकत लोकल इकाई कहां से कर सकती? बिल्कुल। इसलिए
फिर से हो गया नीतीशमय हो गया, नीतीश फिर से वेलकम हो गए, उनके लिए पलक पावड़े बिछाए जाने लगे और फिर नीतीश कुमार का जिस तरीके से स्वागत हुआ वो आपके सामने। और आपने देखा कि औरंगाबाद की रैली में जब माला प्रधानमंत्री को पहनाया जा रहा था, नीतीश कुमार बाएं हट रहे थे तो प्रधानमंत्री जबरदस्ती उनका मतलब एक प्यार से उनको अपनी तरफ खींचे और जो सम्मान दिखा सकते थे उनके लिए वो दिखाने की कोशिश। नीतीश कुमार ने भी कह दिया कि आप साथ ही रहेंगे। और नीतीश कुमार ने भी कह दिया कि अरे बीच में तो हम गायब हो गए थे, लेकिन हम शुरू से आप ही के साथ रहे और अब आप ही के साथ रहे। तो दोनों का जो इतने सालों जनता को विश्वास करना, इतने सालों का जो प्यार है वो इस तरीके से उस दिन स्टेज पर उमड़ता हुआ दिख रहा था। तो आप समझ लीजिए कि दोनों की जरूरत एक दूसरे के लिए क्या है, ज्यादा जरूरत कहा जाए। मैं वही कह रहा हूं। तो इसलिए सवाल यह उठता कि बीजेपी मान करके चल रही है कि नीतीश कुमार के पास आज भी 10% वोट तो है। जी, आपने तेजस्वी यादव का नाम लिया, आपने कहा कि वो विधानसभा चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। लोकसभा से उनको ज्यादा ना उम्मीद है ना ही उसके प्रयास है। उनका प्रयास जो है मुख्यतः वो ये है कि विधानसभा चुनाव में कैसे बीजेपी या एनडीए को टक्कर दी जाए, जो नीतीश कुमार और बीजेपी गठबंधन बना इसको टक्कर दी जाए, और किस तरीके से इसी के जरिए इसी तैयारी में लोकसभा में जो सीटें आ सकती हैं, जो फायदा मिल सकता है वो हो जाए। तो विधानसभा पर केंद्रित तो होना, इसके पीछे क्या कारण मानते हैं? और अगर चिराग साथ आ जाते तो क्या फिर लोकसभा की तरफ दिमाग ज्यादा लगेगा? देखिए, मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा सौरभ, चूंकि आप याद करिए और कई बार मैं अपने वीडियोस में बोल भी चुका हूं कि दही चूड़ा का भोज हुआ था। 7 मिनट के लिए नीतीश कुमार लालू प्रसाद के घर पे गए थे। वो एक सिंबॉलिक विजिट था, पर उस सिंबॉलिक विजिट में नीतीश कुमार ने जता दिया था कि वो आरजेडी के साथ कंफर्टेबल नहीं, वो जल्दी उनका साथ छोड़ेंगे। और उसके अगले दिन लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव नीतीश कुमार के घर गए थे। और घर गए थे तो लालू प्रसाद का सीधा सवाल था कि अरे भाई, सुनने में आ रहा है कि आप हम लोग का साथ छोड़ना चाह रहे हैं। तो नीतीश कुमार ने उस समय डिनाई कर दिया, ये उनका एज यूजुअल स्टाइल है, क्योंकि जब वो बीजेपी का भी साथ छोड़ रहे थे 2022 में, तो जिस दिन साथ छोड़ा उससे एक रात पहले बीजेपी के बड़े नेता का फोन गया था, उनको भी उन्होंने यही बात बोली थी कि किसने कहा आपसे, ऐसा कोई बात नहीं, और अगले दिन उन्होंने साथ छोड़ दिया। उस मुलाकात में जो मेरे सूत्र बताते हैं आरजेडी के, लालू प्रसाद यादव ने नीतीश कुमार से जो बात की, नीतीश कुमार ने एक बात कह दी कि क्यों नहीं हम लोग विधानसभा चुनाव भी साथ करा देते, विधानसभा चुनाव साथ करा देते हैं और बीजेपी को पटक देते हैं। दरअसल नीतीश कुमार के मन में साल 2020 से ही ये टीस है कि उनकी जो 43 सीटें जो अब 45 हो गई हैं, वो काफी कम है, जो उनकी ताकत को बहुत कम करती। उनको लगता कि अगर फिर से चुनाव होगा तो हमारी सीटें बढ़ेंगी, और हमारी सीटें बढ़ेंगी तो हम जल्दी से पावरफुल होंगे। इसलिए उनके अंदर ये जो टीस है उसको वो दूर करना चाहते हैं। वो जब आरजेडी के साथ थे तब भी ऐसा चाह रहे थे, वो बीजेपी के साथ आए हैं तब भी ऐसा चाह रहे हैं। लेकिन सवाल है कि उस समय आरजेडी नहीं चाह रही थी, इस समय बीजेपी नहीं चाह रही है। तेजस्वी क्या चाह रहे हैं? तेजस्वी का यह मानना है कि नीतीश कुमार जो चाहते हैं वो करा लेते हैं। अगर आरजेडी साथ रहती है तो भी हमें हर बात उनकी माननी पड़ेगी, और बीजेपी को भी उनकी हर बात माननी पड़ेगी। इसलिए हमें हर स्थिति के लिए तैयार रहना चाहिए। आरजेडी इस बात को मानती है कि प्रधानमंत्री के चेहरे के तौर पर आरजेडी के खेमे में, या जो इंडिया अलायंस में आरजेडी है, कोई ऐसा चेहरा नहीं है जो प्रधानमंत्री मोदी के टक्कर का। इसलिए पिछड़ा, अति पिछड़ा लोकसभा चुनाव में अलग तरीके से मतदान कर सकता है, वो प्रधानमंत्री मोदी के लिए मतदान कर सकता है। लेकिन जब विधानसभा चुनाव की बात आएगी, जब मुख्यमंत्री के चुनाव की बात होगी, तो यही सारे वोटर्स हमारे पक्ष में वोट करेंगे। इसलिए आप देखेंगे कि तेजस्वी यादव ने एक रणनीति के तहत, एक स्ट्रैटेजी के तहत, जितने उग्र होकर के पहले वो हमले किया करते थे नीतीश कुमार पर, जब नीतीश कुमार ने 2017 में तेजस्वी यादव का साथ छोड़ा था, इस बार आप देखिए वो तेजस्वी यादव पर, वो नीतीश कुमार पर हमले नहीं कर रहे हैं तेजस्वी यादव। इसकी वजह यह है कि तेजस्वी यादव नहीं चाहते कि नीतीश कुमार का जो वोट है, जो उनके साथ आज भी जुड़ा हुआ है, वो विधानसभा चुनाव में मुझे ही वोट करे, मुख्यमंत्री के तौर पर मेरा ही चुनाव करे।
और एक तरीके से अब आरजेडी खुश है जन विश्वास यात्रा को देख करके। जिस बड़ी रैली तरीके भी से की। जन सैलाब उमड़ा है, आरजेडी को लग रहा है कि आरजेडी के पक्ष में सिंपैथी है, तेजस्वी यादव के पक्ष में सिंपैथी है, तेजस्वी यादव नौकरी के पर्याय बन गए। ये आरजेडी के अंदर जो बात चल रही है सो मैं बता रहा हूं। तेजस्वी यादव अगर सरकार में आएंगे तो नौकरी बटेगा, लोगों को नौकरियां मिलेंगी, इसलिए लोग तेजस्वी यादव को पसंद कर रहे हैं और इसीलिए सड़कों पर देर रात तक लाखों लाख का हुजूम देखा गया। ऐसा आरजेडी कैंप का मानना। और दूसरा आरजेडी कैंप यह मानती है कि नीतीश कुमार के साथ थे तो उनका एंटी इनकम्बेंसी बैगेज हमें साथ लेना चलना पड़ रहा था, लेकिन अब वैसी स्थिति नहीं है। अब हम कंफर्टेबल स्थिति में हैं, लोगों की सिंपैथी हमारे साथ है, इसका पूरा फायदा हमें विधानसभा चुनाव में मिलेगा। बिल्कुल। तो कुल मिलाकर इस समय फिलहाल मुश्किलें एनडीए के सिर पर हैं, क्योंकि उसको सीट शेयरिंग का एक फाइनल फार्मूला निकालना है। नीतीश कुमार विदेश जाने वाले हैं तो उससे पहले ये फार्मूला निकालना है। और जो बिहार की जनता है वो इंतज़ार में बैठी है कि जैसे बीजेपी के पहली लिस्ट में बिहार गायब था, क्या दूसरी लिस्ट में बिहार गायब रहने वाला है। तो ऐसे में बीजेपी को फाइनल करना है, क्या कुछ पेंच फंस रहे हैं वो पंकज जी ने आपको बताया। उसके अलावा तेजस्वी यादव क्या तैयारी कर रहे हैं, उनके दिमाग में क्या चल रहा है, ये समझाने की कोशिश की। तो आने वाला जो वक्त है बिहार के लिए वो बहुत क्रूशल रहने वाला है। और जो भी ऐसे ही पॉलिटिकल अपडेट्स आते रहेंगे बिहार से जुड़े, हम आप तक ऐसे ही पहुंचाते रहेंगे। आप देखते रहिए TV9 बिहार झारखंड। शुक्रिया।